डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मेरी लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों के सामने नया टॉपिक सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप उसको लेकर के आऊँगी। तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ और आपको सैम्पलिंग और इट्स टाइप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी पहली जो वीडियो थी वो सोशल रिसर्च मैथड्स और सोशल रिसर्च डिज़ाइन, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। और अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है जो सैम्पलिंग की होती है हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे। हमारी पॉपुलेशन, हमारा सैम्पल, हमारी सैम्पलिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सारी टॉपिक्स को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं सैम्पलिंग की, हम उसके बारे में बात करते हैं। यानी सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है हमारी पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो हमारी पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या है? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी यूनिवर्स है, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, आइटम्स और यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल। जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं, अपनी रिसर्च का पार्ट बनाते हैं, रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं। अब आ गया हमारा सैम्पल। क्योंकि कलेक्शन जो है जब हमको पॉपुलेशन से लेना है तो हमारी पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है। इतनी ब्रॉड पॉपुलेशन से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन से हमको सैम्पल साइज़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबको अपनी रिसर्च में कवर कर पाएँ। जो हमारा सैम्पल साइज़ होगा उसको हमें वहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। तो सैम्पल क्या हुआ हमारा? कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस पॉपुलेशन से एक पार्ट निकालना, सैम्पल साइज निकालना, वो हमारा सैम्पल हो गया। और इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च, जिसको कि हम अपनी रिसर्च के लिए, अपने डेटा कलेक्शन के लिए, जो पॉपुलेशन हमारे लिए जो रेलिवेंट होगी, पॉपुलेशन जो हमें ज़रूरत है जिस तरह की पॉपुलेशन की, वो सैम्पल साइज़ हम उस पॉपुलेशन में से, उस गैदरिंग से अलग करेंगे। अब उसको अलग करने का जो तरीका हुआ, कैसे करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे, वो कहलाता है हमारा सैम्पलिंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल, दिस इज कॉल्ड sampling. And what is sampling? Sampling is a process of selecting a sample from the population. This is sampling. So for this population is divided into a number of parts called sampling units. तो हमारी पॉपुलेशन हुई, पॉपुलेशन से हमारी टारगेट पॉपुलेशन आई और उसके बाद हमने क्या सेलेक्ट किया? सैम्पल बनाया। यानी पॉपुलेशन तो बहुत ह्यूज हो गई, उसके बाद हम टारगेट पे लाए, यानी जो हमारा मकसद है, जो हमें रेलिवेंट पॉपुलेशन चाहिए, हम वहाँ तक आए। उसके बाद हमने सैम्पलिंग मेथड के थ्रू सैम्पल्स निकाल लिए, वो हमारा सैम्पल हो गया। अब नीड ऑफ सैम्पलिंग, तो लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड। हम एक लार्ज पॉपुलेशन को, एक बड़ी पॉपुलेशन को कन्वीनियंटली कवर कर सकते हैं सैम्पल में। टाइम और मनी, एनर्जी इज सेव्ड, हमारा टाइम बचता है, मनी बचती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करके और डेटा गैदर कर सकें। हमारी एनर्जी बचती है। ये हेल्पफुल होता है व्हेन यूनिट्स ऑफ एरिया ऑफ होमोजेनस, जब यूनिट्स ऑफ एरिया हमारे लिए होमोजेनस होते हैं, सिंपल हो जाते हैं, तो हमारे लिए ईजी होता है डेटा को कलेक्ट करना। और यूज़ व्हेन पर्सन एक्यूरेसी इज़ नॉट एक्वायर, एंड यूज़ व्हेन द डेटा इज़ अनलिमिटेड। जब परसेंटेज हम एक्वायर नहीं कर पाते तब हम इसको यूज़ करेंगे सैम्पलिंग को। और हम कैसे यूज़ करते हैं इसको? क्योंकि हमारा जो डेटा जब अनलिमिटेड होता है उसमें से एक सैम्पल साइज़ हमें निकालना होता है, तो हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग: इकोनॉमिकल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंपेयर टू एंटायर पॉपुलेशन। अगर हम सबको, एंटायर पॉपुलेशन को अगर हम ले करके चलते तो हमारा जो कॉस्ट होता कितना हाई हो जाता। तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने सैम्पलिंग का यूज़ किया। हमने अपना सैम्पल, जो टारगेट हमारा पॉपुलेशन था, उस पर सैम्पल साइज़ हमने अलग कर लिया।
उसके बाद आता है हमारी इंक्रीज स्पीड। जब हमारा सैम्पल साइज़ छोटा है, हमने बना लिया कि अब हमको इतने ही में ही काम करना है, तो हमारा जो एरिया हो गया वो एक जगह सिमट गया, तो हमारी स्पीड जो हो गई वो इंक्रीज़ हो गई। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा सो ऑन टेक लेस टाइम देन द पॉपुलेशन। उसके बाद आती है हमारी एक्यूरेसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ कवरेज कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी इज़ पॉसिबल। क्योंकि हम परेशान नहीं होंगे, अगर पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे। तो एक्यूरेसी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, कंप्लीट करने के लिए काम को टाइम पे और सही तरीके से, हमारी जो एक्यूरेसी है उसको बनाए रखने के लिए सैम्पल करना या सैम्पलिंग ज़रूरी है। उसके बाद आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है एक रिसर्च का, जब हम सैम्पलिंग, जब हम डेटा गैदर करते हैं, कि उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिपोर्ट क्या होता है? बेटर रिपोर्ट इज़ इस्टेब्लिश विद इन द रिस्पॉन्डेंट्स। हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिस पे हमको रिसर्च करना है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, उसमें जो हमारे जिन इंडिविजुअल्स को हम चुनते हैं वो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं। जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको, अगर हमको उनसे डेटा कलेक्शन करना है, उनसे हमको डेटा लेना है, उनसे इन्फॉर्मेशन अगर हमको निकालनी है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम उनसे रैपो बनाएंगे। अगर हम रैपो नहीं बना सकते, कोई हमसे क्यों बात करेगा, क्यों हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देगा? तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रैपो बनाना, विच हेल्प्स इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। हमें सही बात अगर पता करनी है तो पहले हमको बैठ के उनके साथ अपनी एक रैपो बनाना पड़ेगा, उनको फ्री करना पड़ेगा, रिस्पॉन्डेंट्स को, कि वो हमसे फ्री हो जाएं, अपनी थॉट्स को, अपनी बातों को, सही बातों को शेयर करने के लिए हमारे ऊपर भरोसा करने लगें, हम उनका भरोसा जीत लें। जब कोई किसी का भरोसा जीत लेता तभी वो अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करता है। तो एक रैपो ही ऐसी चीज़ है जो बनाने से सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है कि नहीं, इसके साथ हम अगर अपना डेटा शेयर करते हैं, या हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या हम अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो बात लीक होने का ख़तरा नहीं है। तो एक रिसर्चर के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है कॉन्फिडेंशियल रखना चीज़ों को, उनकी प्राइवेट बातों को, उनकी चीज़ों को प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना। हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें भी अपनी रिसर्च में शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि एक सामने वाले ने एक कॉन्फिडेंस के साथ हमारे ऊपर भरोसा करके हमें अपनी चीज़ें, अपनी बातें बताई, अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, तो हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते। उसका नाम और उसका एड्रेस, उसकी चीज़ों को, प्राइवेसी को हम मेंटेन रखते हैं। उसके बाद आती है हमारी बायसनेस। तो चांसेस ऑफ बायस सिलेक्शन रीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन, ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज। जब हमने बायसनेस की चांसेस भी जाते हैं, एक रेपो अगर हमारी बन जाती है, या हम रेस्पोंडेंट्स को जाते हैं वहाँ पे उनसे डेटा कलेक्शन के लिए अगर हम जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो हमारा अपना हो, या हमारा कुछ उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो, तो वहाँ पे बायसनेस भी आ सकती है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। तो समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। तो सैम्पल साइज़ जो राइट होना चाहिए, जो रेलिवेंट होना चाहिए, उसको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। नीड फॉर स्पेशलाइज नॉलेज, एक रिसर्चर के पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए कि किस तरह से हमें हमारा सैम्पल साइज़ चूज़ करना है। तो नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ताकि सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम सही तरीके से यूज़ कर सकें। उसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, यानी समटाइम्स पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल और टू हेट्रोजेनस टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हमारी जो पॉपुलेशन हो जाती है, तो उससे हमें सैम्पल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सम गुड कैरेक्टर्स ऑफ सैम्पल, तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो कि हमारे एरिया को, जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है, जो उससे रिलेटेड हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमारा सैम्पल भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो उसको रिप्रेजेंट करे। हमारी पॉपुलेशन, सैम्पल साइज उसी पॉपुलेशन से होना चाहिए। सो फ्री फ्रॉम एरर ड्यू टू बायस,
बायस, अगर हमारे अंदर बायसनेस नहीं होगी, एरर से फ्री होगी हमारी रिसर्च के रिजल्ट। एडिक्वेट इन साइज फॉर बीइंग रिलायबल, साइज एडिक्वेट होना चाहिए ताकि हमारे रिसर्च की रिलायबिलिटी जो है वो बनी रहे। यूनिट ऑफ सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रेलिवेंट। अब जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि हमारी रिसर्च से रिलेटेड रेलिवेंट हमारा पॉपुलेशन होना चाहिए, सैंपल साइज होना चाहिए, हमारा सैंपल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी कंप्लीट, प्रिसाइज, अप टू डेट, ताकि हम टाइम के साथ एक अप टू डेट तरीके से हमारा सैंपल टाइम मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग एरर, एक रैंडमली अगर हम सैंपल ले सकते हैं, जिस तरह से उठाते हैं रैंडमली, वहाँ एरर्स हो जाते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें उस तरह के एरर्स नहीं होने चाहिए। अवॉइडिंग सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल सैंपल फॉर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर चाहें तो ये वाला सही नहीं था, अब उसको सब्सटीट्यूट करके दूसरा डाल देते हैं, तो फिर उसमें बायसनेस हो जाएगी और रिलायबिलिटी पे एक डाउट पैदा हो जाएगा कि हमारी रिसर्च, हमारा रिजल्ट जो है वो रिलायबल है या नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैंपल टेक्निक्स। तो क्लासिफिकेशन जो है हमारी सैंपल टेक्निक्स का जो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कितने टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इज़ वन इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड, यानी हर मेंबर का एक इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने के लिए इन सैंपल साइज। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो सैंपल इज अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बीइंग चोजन इज अननोन, यानी हमें मालूम नहीं रहता जो हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि हम उसको नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ चूज़ करेंगे। और उसमें जो होता है प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, हम रैंडमली अपना सैंपल चूज़ करते हैं। और नॉन प्रोबेबल में क्या करेंगे, हम सैंपल पर्टिकुलर पर्सन, यानी हमारी रिसर्च से जो रिलेटेड होगा, मान लो जैसे मैंने एजिंग पे किया तो हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है, हमने उस पॉपुलेशन में से एजिंग ही पॉपुलेशन एक 55 टू 65 एज ग्रुप या 55 अबव एज ग्रुप को मैंने चूज़ किया, तो वो हो गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमनेस इज एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, जो रैंडमनेस है यानी रैंडमली हमने उठा लिया वो है एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। एंड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट, ये हमारे पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी पॉपुलेशन लेना है और कौन सी पॉपुलेशन नहीं लेना है। तो रैंडम जो सैम्पलिंग होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है हमारी, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी ऑल मेंबर्स हैव चांस टू गेट सेलेक्टेड, हियर आर मेंबर्स हैव द सेम चांस, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। एंड रैंडम मेथड्स प्रोवाइड्स एन अनबायस क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हम वहाँ पे बायस नहीं होती कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ना। हम एक रैंडमली एक ग्रुप से हमें 10 लोगों को लेना है, 100 में से 10 को लेना है, तो हम रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी विश टू ड्रॉ अ सैम्पल ऑफ 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम 400 स्टूडेंट, हमें 400 स्टूडेंट्स के बीच में से 50 लोगों को लेना है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस ऑल 4 नेम्स इन द कंटेनर एंड ड्रॉ आउट 50 नेम्स 1 by 1, 400 का नाम अंदर डालेंगे और उसमें से 50 उठा लेंगे रैंडमली, तो कोई भी आ सकता है, उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं हुई। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी ईच मेंबर ऑफ द सैम्पल कम्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल फ्रॉम इट्स प्रीवियस मेंबर, यानी हर मेंबर का जो एक इक्वल इंटरवल के बाद चांस आता है। जैसे हमने बताया कि 50 स्टूडेंट्स अगर हमें लेने, फॉर ए सैम्पल ऑफ 50 स्टूडेंट, द सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 50/400, यानी 1/8। इसका मतलब हम जो 1 स्टूडेंट लेंगे, हर 8वें स्टूडेंट में से एवरी 8 स्टूडेंट इन द पॉपुलेशन वी विल select 1 student and the starting point of the selection is chosen at random। ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसका दूसरा पार्ट जो है, थर्ड वन, इट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग।
Stratified sampling means the population is divided into smaller homogeneous group or strata by some characteristic, and from each of these strata members or each of these group members are selected randomly. Finally, from each stratum यानी कुछ group of people हम बना लेते हैं और using random sampling और systematic sample method is used to select the final sample. उस group से हम उठा लेते हैं, चाहे group of people बना के रखें उसमें कि randomly हमने group बना लिया कि group है हमारा, group से हमको randomly उठाना है, हमें 10 people हमने ले लिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो 4th नंबर है इसमें वो है क्लस्टर सैम्पलिंग का। इसको कहते हैं एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग, दैट मीन्स अ रिसर्चर सेलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट्स एट रैंडम, देन डज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी इन्वॉल्व द प्राइमरी स्कूल। अगर कोई स्टडी किसी प्राइमरी स्कूल को इन्वॉल्व करती है एंड रेंडमली सेलेक्ट 15 स्कूल, हम 15 स्कूल को सेलेक्ट करते हैं, देन स्टडी ऑल द चिल्ड्रन ऑफ 15 स्कूल। इन क्लस्टर सैम्पलिंग द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल केसेस, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया सैम्पलिंग। Cluster sampling is also known as area sampling. So as the selection of individual member is made on the basis of place, residence and employment, हम उसके बेसिस पे सैम्पलिंग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें करते हैं हम पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि इन दिस सैम्पलिंग मैथड द रिसर्चर सेलेक्ट अ टिपिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो एक टिपिकल ग्रुप यानी पर्टिकुलर जो ग्रुप है जिस पे हमको रिसर्च करना। जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया कि मुझे रिसर्च में अपनी जो पॉपुलेशन मुझे चाहिए थी वो चाहिए थी एजिंग पॉपुलेशन 55 प्लस। तो 55 प्लस एजुकेशन के लिए मैंने कौन सी सैम्पलिंग यूज़ की? मैंने यूज़ किया पर्पसिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। So in this sampling method, the researchers select a typical group of individuals who might represent the larger population and then collect data from this group. It is also known as judgmental sampling. जो हमारी purposive sampling है वो judgmental sampling भी माने। क्यों? क्योंकि हम जज करके people को चुनते हैं, सैम्पल साइज को बनाते हैं, जज करते हैं, खुद से चूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। उसके बाद आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या हुई कि हमने कन्वीनियंटली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुन लिया। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस और द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट्स और मेंबर्स हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल, यानी जो ईजीली अवेलेबल है, मोस्ट कन्वीनियंटली दे आर अवेलेबल, हम उनको चुन लेते हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते उसमें। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट विच आर ऑब्टेन बिकॉज केसेस आर ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल। इसका मतलब केसेस अवेलेबल हैं, हमको मालूम है कि हमको उनको ईजीली हमारा काम वहाँ से निकल जाएगा, हमने वहाँ से सैंपल ले लिया। सो इन सेलेक्टिंग द इंसिडेंटल सैंपल द रिसर्चर डिटरमाइंस द रिक्वायर्ड सैंपल साइज एंड देन सिंपली कलेक्ट द data on what number of individuals who are available easily in the convenient sampling. उसके बाद आती है हमारी quota sampling. तो the selection of the sample is made by the researcher who decide the quotas for selecting sample from specified subgroup of the population. For example, an interviewer might be need data from 40 adults and 20 adolescents. एक इंटरव्यूअर को 20 adolescents और 40 adults का डेटा चाहिए in order to study the students or their habits, what are their television viewing habits. So they are selecting, they might need the data from 40 adults and 20 adolescents. Then selection will be क्या होगा? सिलेक्शन होगा हमारा 20 adults men और and 20 adults women
एंड 10 एडोलसेंट गर्ल्स एंड 10 एडोलसेंट बॉयज़। यानी अगर हम 20 एडल्ट, हमको 40 एडल्ट लेने हैं तो उसमें से 20 नंबर्स ऑफ एडल्ट जो होंगे वो मेल होंगे और मैन होंगे और 20 नंबर्स ऑफ जो एडल्ट होंगे वो विमेन होंगी। और एडोलसेंस से 10 एडोलसेंस हम गर्ल लेंगे एंड 10 बॉयज़ लेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में snowball sampling. So in snowball sampling, the researcher identifying the selecting available respondents who meet the criteria for inclusion. यानी कुछ selected जो हमारे identifying जो respondents होते हैं, जो sample होते हैं, उनको researcher क्या करता है, choose करता है. After the data have been collected from that respondent, जब हम उससे data collect कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, We ask him for a reference. हम उससे reference डिमांड करते हैं कि हमें कोई reference चाहिए दूसरे इंडिविजुअल का, who would also meet the criteria and represent the population of concern. तो chain sampling, chain referral and chain referral sampling भी हम snowball sampling को कहते हैं। यानी एक से हमें 3 का रेफरेंस मिला, 3 से फिर और 3 का मिला, फिर 3 से और 3 का मिला, इस तरह से हमारा सैम्पल साइज कंप्लीट हो गया और हमारा डेटा कलेक्शन भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल जो सैम्पलिंग है, उसमें हम देखते हैं दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन प्रोबेबल सैम्पलिंग यू कैन जनरलाइज टू द पॉपुलेशन डिफाइंड बाय द सैम्पलिंग फ्रेम, जो कि हमारी सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर जनरलाइज की गई पॉपुलेशन हम उसको डिफाइन करते हैं। और नॉन प्रोबेबल में वी कैन नॉट जनरलाइज बियॉन्ड द सैम्पल, हम अपने सैम्पल साइज से बाहर नहीं निकल सकते। जो प्रोबेबल में तो निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिसाइडेड सैम्पल साइज है हम उससे बाहर नॉन प्रोबेबल में नहीं जा सकते। सो अलाउज अस टू स्टैटिक्स टेस्ट एंड हाइपोथेसिस। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट और हाइपोथेसिस दोनों को अलाउ करती है। और हमारी जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले जो सैम्पल साइज है उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और जनरेट्स हाइपोथेसिस, वहाँ से एक्सप्लोरेटरी हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। यानी पहले हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, उसके बाद हमारी जो हाइपोथेसिस है वो जनरेट होती है। उसके जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कैन एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, उसकी जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके एस्टिमेट किए जा सकते हैं, बट पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। एलिमिनेट बायस, हम जो बायसनेस हो सकती है उसको एलिमिनेट कर देंगे हमारी नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में, बट इन नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग एडिक्वेसी ऑफ द सैम्पल कांट बी नोन। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा जो टेक्निक होती है वो पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है। हमारे जो जवाब होंगे, जो टेक्निक होंगे वो लिमिटेड, जो कि रिसर्चर एक सेट करता है क्वेश्चनियर, रिसर्चर स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनियर होता है उसके बेसिस पे ही होते हैं। तो एडिक्वेसी ऑफ द सैम्पल कांट बी नोन एंड मस्ट हैव रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स एंड चीपर, ईजियर, क्विकर टू कैरी आउट द नॉन प्रोबेबल सैम्पल। तो आज का हमारा ये टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी के मेरी जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, उनके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। मैंने रिसर्च का एक टॉपिक सैम्पलिंग कवर किया, रिसर्च मैथ, सोशल रिसर्च मैथड्स एंड रिसर्च डिज़ाइन। आने वाला और जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें मैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।